Hello friends, once again, most welcome on Unacademy, India's largest learning platform. मैं पाराशर आप लोगों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी जो कि एनडीए से रिलेटेड हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि आज सेकंड लास्ट या लास्ट लेक्चर को लेकर आया हूँ, जिसमें लास्ट डे अगर हम बात करें तो हमने कमीशंस के लिए बात किया था। कमीशंस 1 बाय 1 सारे कंप्लीट किए थे। देन फिर बीच में क्लास नहीं आ पाई थी। आज ये वाइंड अप करने वाला क्लास है, लास्ट क्लास में लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें मेजर पोर्शंस जो भी क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग एनडीए के लिए कर सकते थे वो हमने पूरा किया है। ठीक है, क्लास डे 21 है हमारा। जैसा आप देख रहे होंगे तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग मुझे मयंक पाराशर के नाम से अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में हम लोग इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करके अगर फॉलो करेंगे तो रेगुलर बेसिस पर जो भी एमसीक्यूज की क्लासेस आ रही हैं उनको आप अटेंड कर पाएंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। एंड हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करा दी जाए, ताकि एग्ज़ाम तक पहुँचते हुए आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। ठीक, हम लोग द ट्यूटर्स एकेडमी से बिलोंग करते हैं, तो आप ट्यूटर्स एकेडमी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका सिंपलेस्ट टॉपिक आता है, जिसमें एक और सिंपल सी बात, अगर आप में से कोई लोग चाहते हैं तो वो रेफरल कोड हमारा यूज़ कर सकते हैं। मयंक पाराशर का नाम है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जब हम लोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एससी के लिए बात करते हैं तो जिस तरह से शेड्यूल कास्ट एससी का कमीशन काम करता है, वैसे ही कमीशन एसटी का काम करता है, वैसे ही अदर बैकवर्ड क्लासेस का काम करता है, ओबीसीज का। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एक कमीशन को डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी कमीशन उसको कंपेयर कर लेंगे कि क्या सेम चीज़ें चल रही हैं। अगर एक कमीशन की हमें डिटेल्स ढंग से समझ में आ जाती हैं तो दूसरे कमीशंस में तो बस उसके चेंजेस देखने की चेंजेस क्या होंगे, अदरवाइज तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम ही होगा। शुरू करें तो देखिएगा, हमारा फर्स्ट थोड़ा सा स्लाइड का साइज बढ़ रहा है, कम कर लें और ऊपर की तरफ कर लें। ठीक है, देखिएगा, अगर हम कमीशन के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये क्वेश्चन नंबर, अभी अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है। ठीक है, इन द सेंस डायरेक्टली एस्टैब्लिश्ड बाय आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वाइल जबकि द अदर नेशनल कमीशंस, जो भी दूसरे हैं, चाहे वो नेशनल कमीशन में आपका वीमेन का हो, मिनॉरिटी हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, कमीशन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन हो, या आपका आ जाए कमीशन इन द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो, ये सारे के सारे जो कमीशन हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। क्वेश्चन नंबर 2, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्हें आज मार्किंग करते हुए चलेंगे कि किस किस तरह का एनडीए में क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, तो आपको नाम दे देगा, देन आपसे पूछ लेगा एंड पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। तो सिंपल सा है, याद रखिएगा कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, मिनॉरिटी, बैकवर्ड क्लास। इसके अलावा बात कर लेते हैं बैकवर्ड क्लास, बल्कि यहाँ से ये हट जाएगा क्योंकि बैकवर्ड क्लास में कुछ चेंजेस हुए थे 2015 के आसपास, तो ये शायद आई एम श्योर ये आगे भी मैं करा दूंगा आपको। इसमें बना था नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, बनेगा एनसीबीसी, और ये आज कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। क्लियर हुई बात? बाकी इसको वहीं डिटेल में देख लेंगे। तो ये एक स्पेशली याद रखिएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। 1993 में बना था, लेकिन 2015 में एनसीबीसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन का दर्जा मिल गया है। 123 या 124 अमेंडमेंट एक्ट से ये हुआ था। ठीक है, चलिएगा आगे के लिए बढ़ते हैं। स्टेशनरी बॉडी है इन द सेंस टू एस्टैब्लिश द एक्ट बाय द पार्लियामेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं। आगे के लिए हम लोग बढ़ते हैं, तो हमारे पास इसी की कुछ डिटेल्स आती हैं, जिन डिटेल्स में है एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और 3 अदर मेंबर होंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 एनडीए में डायरेक्टली आ सकता है, क्या इनका कंपोजिशन है, कौन अपॉइंट करता है, वारंट एंड सील के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं।
इसके बाद चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो या मेंबर हो, उनका टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगली बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है कि एक लेडीज जरूर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 एनडीए के पॉइंट से आ जाता है तुरंत। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल, किस बात के लिए? फॉर द अपॉइंटमेंट मोर देन 2 ईयर्स। ये जो ये लिखा है ना 2 टर्म्स, सॉरी 2 ईयर्स नहीं, ईयर्स तो 3 हैं, 2 बार से ज़्यादा ये नहीं बन सकते। दैट मीन्स 3-3 साल के 2 टेन्योर ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बन गया 5 एनडीए के लिए। क्लियर हुई बात? हर जगह पर ये मार्क करके चल रहा हूं आपके सामने कि कहां पर आपके लिए वो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर आप में से किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्लियरिटी में रहें कि चीज़ें क्या हैं और कैसे वो चीज़ें चल रही हैं। क्लियर हुई बात? ताकि एक भी बंदा कोई भी गड़बड़ ना हो, एग्जाम में गड़बड़ ना हो कि क्वेश्चंस कैसे उठा। अगली बात कर लेते हैं इसी में थोड़ा सा और, थोड़ा ऊपर कर लें पहले इसे, यस। देन आगे के लिए बात करते हैं, चेयरपर्सन जो भी हैं उनको रैंक मिली है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट। जो वाइस चेयरपर्सन है उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक मिलती है, और जो अदर मेंबर हैं उनको सेक्रेटरी की रैंक मिलती है, जो कि अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनडीए के पॉइंट से क्या हुआ, मेल फंक्शनिंग कर रहा है कुछ बोर्ड, ठीक है मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक, जो कि एनडीए के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक कोई डाउट? आगे के लिए बढ़ते हैं। जो कमीशन है वो एनुअल रिपोर्ट देगा, फिर से इंपॉर्टेंट आया, किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट को जब भी और उसे ये लगता है कि ज़रूरत बनती है। जब जब उसे ये ज़रूरत लगेगी वो तब तब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। एनडीए के लिए फिर से क्वेश्चन नंबर बनता है कि इनकी रिपोर्ट कब आती है, कैसे आती है और उस रिपोर्ट के क्या क्या यूजेस होते हैं। यहाँ तक किसी को मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। आगे के लिए हम लोग बढ़ जाते हैं। जैसे हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं तो इसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, अब की बार उधर की तरफ लिया है। फंक्शनिंग में बात कर लेते हैं। तो यूजुअली फंक्शनिंग में जब भी क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट बेस्ड आएगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, इस तरह से। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन, कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन आप लिख ही लीजिए कि बन सकता है कभी भी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनिंग ऑफ। हमेशा यूपीएससी में आजकल क्वेश्चन चल रहा है इज नॉट, नॉट वाला क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किस मैटर्स को, रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड इवैल्यूएट देयर वर्किंग्स। जहां पर भी वो लोग काम कर रहे हैं उन सब चीजों को इंक्वायर कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट टू द, अगर किसी ने किसी के राइट या सेफगार्ड्स को कुछ हैम्पर्ड किया है। अगली बात, पार्टिसिपेट एंड द एडवाइस टू द प्लानिंग प्रोसेस और सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द एससीज एंड इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ देयर डेवलपमेंट अंडर द यूनियन एज वेल एज स्टेट। इंपॉर्टेंट है सारी बातें क्योंकि बार बार इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही इन पर बनता है। क्लियर हुई मेरी बात? आगे फंक्शनिंग में बात करें, प्रेजेंट करते हैं अपनी रिपोर्ट एनुअली, एंड ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं अभी। सच दैट टाइम में डीम्ड फिट रिपोर्ट अप टू द वर्किंग ऑन द सेफगार्ड्स आती हैं। रिकमेंडेशंस कर सकते हैं, मेजर शुड बी taken by the union or the state for the effective implementation of the safeguards and other measure of the protection, welfare and socio-economical development of SC। देखो सोल कंसर्न ये है कि किसी भी वे में शेड्यूल कास्ट के किसी बंदे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखने के लिए कौन बनाया गया है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक, डिस्चार्ज सच फंक्शंस रिलेटिंग टू द प्रमोशन, welfare, development and advancement of the scheduled caste
प्रेसिडेंट में डीम्ड स्पेसिफाई। जब जब समय समय के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट उन्हें जो जो चीज़ें बता रहे हैं उनको प्रॉपर बेसिस में आप तक पहुंचाना, पब्लिक तक उन्हें पहुंचाना, ये पूरा का पूरा काम कर रहा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, स्पेशली शेड्यूल कास्ट के लिए। पावर्स के लिए बात करें तो ये सम्मन है, इसका मतलब होता है किसी को कॉल करना, किसी को बुलाना, ठीक है, बुला सकते हैं। enforcing attachment for any person from any part of India or examine him on oath, बेसिकली उसने जो भी किया उसके बेस पर उसे एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है। डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, एविडेंस, एफिडेविट्स को ये रिसीव करते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड कोर्ट एंड ऑफिस को पूरी तरह देख सकते हैं, इशूइंग सम्मन फॉर एग्जामिन द विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स ये लोग देख सकते हैं, एंड अदर मैटर्स प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, जो भी प्रेसिडेंट इन्हें काम देंगे उसको भी ये लोग रेगुलर बेसिस पर देख सकते हैं, ठीक। अगला आता है आपका शेड्यूल ट्राइब। अब चेक करिएगा, जहां जहां हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट लिखा था उसको हमें चेंज कर देना है किससे, शेड्यूल ट्राइब से। चेक करते चलिएगा, क्या मैंने ये बात गलत तो नहीं बोली है। कई लोग ये ना कह दें कि ये क्यों नहीं पढ़ाया, इसलिए ये लिखा है, बाकी ये सेम है। देखो वो आर्टिकल 338 में था, ये 3381 में आ गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अगर मैं दोनों के लिए बात करता हूं तो दोनों के दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, ये बात मेंशन हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो सेम कंपोजिशन हो गई, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस होगा एंड 3 मेंबर होंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा अपने वारंट पर, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर जो होंगे वो 3 साल के लिए अपना टर्म एंड ऑफिस लेंगे, फिर से वही बात सेम हो गई। आगे के लिए अगर हम लोग इसी को देखें तो हमारे पास आ जाता है फिर से, एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी फीमेल होनी चाहिए। ये लोग जो हैं मोर देन 2 टेन्योर नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं। चेयरपर्सन को सेम रैंक यूनियन कैबिनेट, वही सेम चल रहा है, वाइस को अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड अदर मेंबर्स को सेक्रेटरी का रैंक मिला होता है। तो बताइए यहां तक कोई भी चेंज तो नहीं मिला। दीज आर द सेम कमीशंस, बिल्कुल सेम फंक्शनिंग है, सेम काम है। अब यहां पर जितनी जगह पर भी फंक्शनिंग लिखा गया है आप तसल्ली से देख लीजिए, मैं आप ही के लिए छोड़ूंगा। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सिर्फ चेक करिएगा। यहां पिछली बार वाले में हमने क्या पढ़ा था, एससी, यहां पर अब उसकी जगह पर क्या आ गया है, शेड्यूल ट्राइब। चेक करिए कोई भी चेंज है क्या। आप लोग तसल्ली से पढ़िए, कंपैरिजन से ही याद होता है। इसीलिए शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में से कोई एक भी कमीशन अगर आप पूरा कर लेते हैं तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत जल्दी नहीं छूटेगा। फिर से देखिएगा, आपके सामने ही ले आ रहा हूं चीजों को, ध्यान से देख लीजिएगा। द प्रेजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनुअली एंड सच टाइम कमीशन में डीम्ड फिट रिपोर्ट्स अपॉन द वर्किंग ऑफ दोस सेफगार्ड्स, यही हमने वहां पर भी पढ़ा था। Make such a report recommendation for the measurement that should be taken by the union and state for the effective implementation of the safeguard and the measure for the protection, welfare, socio-economical development of the scheduled tribe। यहां पर क्या था, वहां SC लिखा हुआ था, यहां पर क्या आ गया, शेड्यूल ट्राइब। कोई चेंज नहीं। तो बिना इसमें टाइम वेस्ट करे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोग इसको तसल्ली से देख पाएं। आप इसको भी देख लीजिए, सेम वे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पर चेंज के लिए अगर बात करें तो वो इतना है कि यहाँ पर हमने वहाँ पढ़ा था शेड्यूल कास्ट, यहाँ पर हो गया है शेड्यूल ट्राइब। आगे के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है वो अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए थे, वही चेंजेस समझाता हूं। 2018 में बेसिकली ये हुआ था, मैं वहां गलती से 15 बोल गया, 15 नहीं है 2018 है। मैंने वहां कहा था कि ये आगे आएगा, मैं आगे इसे एक्सप्लेन करता हूं। 123 अमेंडमेंट एक्ट था, ये मैंने ठीक बताया था, और इसको स्टेटस दे दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसके अंदर अभी भी हैं उनको समझना होगा। क्या, द एक्ट प्रोवाइड द ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस to the National Commission for Backward Class NCBC and on per
विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसका मतलब आर्टिकल वही रखा है, आर्टिकल में कोई चेंज नहीं किया है, 338 के अंडर ही इसको डाला गया है। इसके बाद जब हम लोग आगे के लिए इसी में बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसको देख लीजिए, द स्टेट दैट द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाइड सोशली एंड एजुकेशनली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो ग्राउंड्स पर दिया गया है, या तो हम सोशली बात कर रहे हैं या एजुकेशनली बैकवर्डनेस की बात कर रहे हैं, और सेंटर और यूनियन स्टेट पूरी तरह से इसको देखेंगी। ही में डू दिस कॉन्स्टिट्यूशन विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। स्टेट्स बता देंगी इस बारे में जो भी होगा। नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, ये इंपॉर्टेंट आया पॉइंट, ये कहीं आया था एग्जाम में, मुझे ये याद था, इसीलिए वो उस समय स्ट्राइक किया। क्या? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास नॉट येट एम्पावर्ड, इनको पावर नहीं दी गई है टू लुक, देखने की, किस चीज को? गवर्नेंस ऑफ द पीपल ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास। अब ये लोग उन्हें गवर्न नहीं कर रहे हैं, बॉडी बनी है बट गवर्निंग पावर नहीं है इनके पास। दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू टू वेस्ट विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये एग्जाम में कहीं आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, इसीलिए ये मुझे वहां उस समय याद आया था। तो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये 7 तक मैंने वहां बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल बी required to consult with the NCBC in all major policy matter related to the social and educationally backward class। इनके लिए जो भी प्रोग्राम है वो इनसे डिस्कस होगा। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है बट अभी प्रॉपर वर्किंग नहीं आई है। एंड सेम वे बात करते हैं, रिपोर्ट जो भी आएंगी वो प्रेसिडेंट को ही देगा। जो भी सेफगार्ड्स बनेंगे बैकवर्ड क्लासेस के, उन पर आने वाली जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी किसके पास जाएंगी? वो सारी की सारी जाएंगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने जो खड़े हो जाएंगे वो आके खड़े हो जाएंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अभी तक हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस की, अब हम बात करेंगे वो जो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कभी भी बना सकती है, हटा सकती है। जैसे नीति आयोग के लिए बात करें, प्रायरली इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें पॉलिसी कमीशन या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वॉज एस्टैब्लिश विद द यूनियन कैबिनेट। इंपॉर्टेंट है, विद द यूनियन कैबिनेट, वाया यूनियन कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 9 एनडीए। अभी क्यों है ये इंपॉर्टेंट वो भी आपको अभी समझ में आना शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। ये थिंक टैंक ऑफ द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट है। थिंक टैंक का मतलब जो जो आइडियाज डेवलपमेंट को लेकर आते हैं उन्हें एग्जीक्यूशन में लाना। एक होता है सोचना, एक होता है उनको कार्यन्वित करना, उनके ऊपर वर्किंग करना। तो वर्किंग करने का पूरा पूरा काम किसका होता है? नीति आयोग का होता है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, एनडीए में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 नॉन स्टेशनरी है, कभी भी हटाया जा सकता है, एनडीए में आया हुआ है। एडवाइजरी बॉडी है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे मैं वो लिखता जा रहा हूं जो डिफरेंट समय पर एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये 12 लिखा है बेटा, ठीक है। की ऑब्जेक्टिव्स के लिए बात कर लेते हैं तो एडवाइजरी बॉडी है किस चीज का? डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब जब इनसे जो जो मांगेगी कि हमें इनपुट प्रोवाइड कराइए उस एरिया में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ वहाँ मैक्सिमम है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से ऑप्टिमम लेवल पर यूटिलाइजेशन कर सकती है, तो उन सब चीज़ों को पूरी तरह से मैनेज करने का काम कौन करता है? वो करता है नीति आयोग। आगे के लिए बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे नीति आयोग को आगे के लिए देखते हैं तो इसके की इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है इम्प्लीमेंटेशन कराएगा किस चीज़ का? जो भी फॉर्मेशन होगा किसी भी प्लानिंग पार्ट का, चाहे वो इंटर मिनिस्ट्री हो, इंटर स्टेट हो या सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना हो, ये सारा काम कौन देखेगा? नीति आयोग। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर मेक्स अ स्ट्रॉन्ग नेशन। ये बिल्कुल सही बात है। जो देश के राज्य हैं, अगर राज्य स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे
तो देश अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस फिलॉसफी पर काम हो रहा है। बेसिकली टॉप टू डाउन डेवलपमेंट अप्रोच को लाना एंड बॉटम टू टॉप डेवलपमेंट अप्रोचेस को ले जाना। दैट मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज को टॉप से लेके बॉटम तक लाना और बॉटम से लेके टॉप तक जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको पहुंचा देने का पूरा काम नीति आयोग करता है। डिजाइन द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा पीछे 11-12 हो गया था, ये 13th होगा। 13th एनडीए के लिए। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। किन के लिए? जो वीकर सेक्शन है, जिनका आज वो लोग फायदा नहीं ले पा रहे हैं, पॉलिसीज का फायदा नहीं मिल पा रहा है उनको, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फंक्शनिंग में। तो नीति आयोग कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं? ये रिसर्च कर सकता है, रिसोर्सेज ऑफ सेंट्रल नॉलेज हब है। ये डिजाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ फ्रेमवर्क है। ये फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरेशन है। फॉस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना, सबके बीच में उन चीज़ों को लेकर जाने वाली चीज़। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इसका मेन काम होता है। क्वेश्चन आता है अब इसकी कंपोजिशन में। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी कंपोजिशन में, तो चेयरपर्सन हमेशा इसके प्राइम मिनिस्टर होंगे, या ऐसे कह दो कि पीएम जो हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। वो अपने बिहाफ पर कोई वीपी खड़ा करेंगे वहां पर। याद करिएगा, जब पीएम में पढ़ा रहा था मैंने ये बताया था कि पीएम बहुत सारी जगह पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। नहीं किसी ने पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियोस को जाइए और ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद आता है गवर्निंग काउंसिल होती है। इट्स मेंबर बी द चीफ मिनिस्टर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी। इसके बाद रीजनल काउंसिल्स आती हैं। दीज आर क्रिएटेड एज पर द नीड एंड इट्स मेंबर वुड बी द चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटीज रेस्पेक्टिवली। जो जो वहां पर हमें रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग वो चीजें बनती हैं। चलें क्या आगे के लिए? आगे के लिए बढ़ते हैं तो हमारे पास नीति आयोग में ही थोड़ी थोड़ी सी चीजें और बढ़ जाती हैं। वो क्या है? वाइस चेयरपर्सन इसमें मोस्ट पावरफुल पोस्ट है, क्योंकि पीएम के बाद यही सारा काम देखते हैं और पीएम को जाके डायरेक्टली रिपोर्ट भी यही करते हैं। तो पीएम ही इन्हें अपने बिहाफ पर यहां अपॉइंट भी करता है। फर्दर बात कर लेते हैं। नीति आयोग हैज फुल इट्स मेंबर्स ऑफ अनस्पेसिफाइड, क्लियर नहीं है। पार्ट टाइम मेंबर्स आ सकते हैं मैक्सिमम 2, वुड बी द स्कॉलर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आ सकते हैं मैक्सिमम 4, जो कि आपका यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेट आ सकते हैं जो पीएम फिक्स कर सकता है फॉर 10 ईयर्स। ठीक। फाइनली इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ होता है नीति आयोग का, हु इज अपॉइंटेड बाय व्हाट? प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रादर जो हम सीरीज आज चला रहे हैं उसी को पूरा कर लेते हैं कि एनडीए के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 14 बन सकता है। एंड इसका रैंक जो होता है वो एक सेक्रेटरी के रैंक के इक्विवेलेंट होता है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आसानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रीवियस टाइम में पूछा भी गया है। अगली कहानी आती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, एनडीसी। एनडीसी का क्या काम होता है थोड़ा सा इसको भी देख लो। तो ये बुरा ना मान जाए कि सारी चीजें तो पढ़ी हैं, ये क्यों नहीं पढ़ा, और पता चला इसी से क्वेश्चन टपक गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए बात करें, एस्टैब्लिश होती है यहाँ पर एक्स्ट्रा रेजोल्यूशनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान ड्राफ्ट आउटलाइन। बेसिक क्लियरिटी वाली बात यही है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट है। बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन काम करता था, इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर पहले जब प्लानिंग कमीशन होता था तो प्लानिंग कमीशन को अपने कोई भी प्लानिंग पार्ट को पास कराने के लिए नीति आयोग भेजना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भेजना होता था। यहां से उसके पास हो जाने के बाद वो वापस इंप्लीमेंटेशन के लिए जाता था। सेम वे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की हुई किसी भी प्लानिंग को प्लानिंग कमीशन इवैल्यूएट कर सकता था बट होल्ड नहीं करा सकता था, जबकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन के किए गए किसी भी काम को कभी भी होल्ड करा सकते थे। इंपॉर्टेंट है ये बात। यहीं लिखा है लाइक द प्लानिंग कमीशन नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन स्टेशनरी, जब चाहे मर्जी से बना लें जब चाहे हटा दें। कंपोजिशन में बात कर लें तो 5 लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर आते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, पहले पढ़ चुके हैं।
कैबिनेट मिनिस्टर्स 1967 से हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब ये मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक है, अभी हमने नीति आयोग पढ़ा है तो ये वहां के मेंबर यहां आ सकते हैं। आगे के लिए बढ़ते हैं। इसी में तो हमारे सामने खड़ी होती हैं इसी में और कुछ चीजें, जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, द सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन act as the secretary of the NDC. NDC also provide with the administrative and the other assistance of its work by planning commission. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी फंस जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कभी भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोटी छोटी। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल है कि जो भी आपका स्टेट्स के लिए प्लान तैयार हो रहे हैं कॉपरेशन के लिए, उन्हें एग्जीक्यूशन में लाया जाए। अगला है स्ट्रेंथ दी जाए, मोबिलाइजेशन एफर्ट्स को बढ़ाया जाए, रिसोर्सेज ऑफ द नेशन को प्लान के साथ सपोर्ट में लाया जाए, प्रमोट किया जाए कॉमन पॉलिसीज को इन अ वाइटल स्फेयर। इसके बाद बैलेंस किया जाए रैपिड डेवलपमेंट को इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है किसी एक पार्ट में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाए और एक पार्ट का डेवलपमेंट उसके रेस्पेक्ट में कम हो। चलें क्या आगे, आगे के लिए जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसी में छोटी छोटी चीजें, बेटा ये थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजिकल काम है। स्ट्रेटेजिकल काम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं है मेजर, मोटा मोटी काम हम सारे निपटा चुके हैं इसीलिए पहले। तो ये छोटी छोटी चीजें खत्म कर लेते हैं। जैसे फंक्शनिंग में क्या है, ये प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस कर सकते हैं किसके लिए, तो भैया एक क्वेश्चन तो यहां से भी बन सकता है ना कि इनकी फंक्शनिंग क्या है, तो ये याद रखिएगा। नेशनल प्लान की प्रिपरेशन पूरी करा सकते हैं, नेशनल प्लान को प्रपोज करा सकते हैं प्लानिंग कमीशन से, जो कि अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब क्या है वो नीति आयोग। जहां भी प्लानिंग कमीशन आए उसे नीति आयोग पढ़ लीजिएगा। टू मेक द असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान एंड टू सजेस्ट द मेजर ऑफ द आर्गुमेंटिंग देम। मैं आपको एक सिंपल वर्ड बोलता हूं, उसको ध्यान रखिएगा, एनडीसी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं कभी मना नहीं करूंगा। फौज हमारी जो होती है डिफेंस सर्विसेज, वो तीन चीजों पर काम करती है, मैन, मटेरियल, रिसोर्सेज। आपके पास मटेरियल खूब है, आदमी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मटेरियल बेकार। आपके पास मैन बहुत है, मटेरियल बहुत है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, बेकार। आपके पास रिसोर्सेज हैं, मैन है, लेकिन मटेरियल नहीं है, बेकार। तो हमारी फौज का काम होता है मैन, मटेरियल, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल पर यूटिलाइज करना, ताकि मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकें। वही कंडीशन यहां एनडीसी में लगा दो कि मैन, मटेरियल एंड रिसोर्सेज, आदमी जो लेबर क्लास, नॉन लेबर क्लास है, कहां है, कितना है, कैसे वो यूज कर सकता है। अभी जैसे आप देखो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, यहाँ मैन, मटेरियल, रिसोर्सेज में मैन ट्रांसफॉर्मेशन में आया है। हम पर बोल रहे हैं ना, प्रवासी मजदूर इधर उधर गए हैं, वो चले तो गए हैं, बट अगर उन्हें अपने एरिया में पहले ही खाने को सफिशिएंट मिल रहा होता तो फिर वो अपना एरिया छोड़कर नहीं आते। अब प्रॉब्लम उन स्टेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है जहां पर ये लोग गए हैं, लाइक यूपी आए हैं, बिहार आए हैं, झारखंड आए हैं, छत्तीसगढ़ आए हैं, एमपी आए हैं, तो यहां भीड़ बढ़ गई है। अब उन गांवों में उतने आदमियों का अरेंजमेंट तो था जो वहां रहते थे, अगर उतने ही और बाहर से आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर, रूरल इकोनॉमी का बिगड़ जाएगा। तो अभी तो ये लोग वापस आए थे कि बीमारी ना लग जाए, हम यहाँ भूख से ना मर जाएं, बिल्कुल सही है। अब इंडिया खुलने लगा, इंडस्ट्रीज को लेबर की जरूरत है, इंडस्ट्रीज को लेबर नहीं मिलेगी, वो प्राइस बढ़ा देगा। ऐसा थोड़ी ना इंडस्ट्री उठ के गुजरात से, महाराष्ट्र से या वेस्टर्न यूपी से, दिल्ली से, नोएडा से उठ के कहीं दूसरी जगह चली जाएंगी, नहीं, इंडस्ट्री तो वहीं पर है। इंडस्ट्री को मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, उनके प्राइस ज्यादा पर खरीदेंगे। सेम वे लेबर नहीं मिलेगी, मैन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, लेबर की कॉस्टिंग बढ़ाएंगे। वो कॉस्टिंग उन्हें वहां पता चलेगी तो वो फिर से मूवमेंट करना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड में तो उनके पास वर्किंग है ही नहीं। दैट मीन्स अगेन प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो यही एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। अभी तक कोविड-19 तो खत्म हो जाना चाहिए था अगर मैन, मटेरियल, रिसोर्सेज पर ध्यान दिया जाता। आप चेक करिए, इंडियन डिफेंस सर्विसेज के अंदर ये घुसना शुरू हो गया था कोविड, इसको बड़े लेवल पर कंट्रोल किया डिफेंस सर्विसेज ने। कैसे,
सारे मूवमेंट्स ब्लॉक कर दिए। आप चेक कर लीजिए कहीं का भी कोई कैंट, वो पूरी तरह से सील कर दिया गया। कैंट के अंदर किसी भी हालात से किसी आउटसाइडर्स का कोई भी परमिटेबल एंट्री नहीं किया गया। इंटरनल जो केसेस थे उन्हें प्रॉपरली क्वारंटाइन किया गया एंड धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली उन्हें इंप्रूव करा लिया गया। एंड आज हमारी फौज लगभग ठीक है। बीच में जितनी वर्किंग एकेडमीज हैं, चाहे एनडीए का है, ओटीए का है, नेवी का है, एफओस का है, आईएमए है, कोई भी एकेडमी है, वो सब रोक दी गई थी, रुक गई थी ट्रेनिंग्स तक भी। लेकिन विद इन 15 to 20 डेज उनको फिर से कंटिन्यू किया गया। कंटिन्यू में मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने पूरा काम कंटिन्यू किया, बट ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से रुक गए। गॉट इट? सोशल डिस्टेंसिंग का एप्लीकेशन प्रॉपर हुआ, बाहर जाना उन्हें अलाउड हुआ नहीं, तो इंटरनली कौन कैसे कर सकता था। अब एनडीए के अंदर जैसे मैं सिंपल सा, मेरी बच्चों से बात हुई तो उन्होंने कहा सर सिंपल प्रॉब्लम एक आई कि पीटी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फिजिकल प्रॉपर चल रहा है, जो आर्मी इंस्ट्रक्टर है वो प्रॉपर ट्रेनिंग करा रहे हैं, योगा वगैरह कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम कहाँ आई? हमारी क्लासेस में। क्यों? क्योंकि जो वहाँ एकेडमिक सेशंस चलते हैं उनको पढ़ाने के लिए तो प्राइवेट टीचर्स ही आएंगे ना बाहर से, जो आइदर जेएनयू प्रोवाइड कराता है, पुणे यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है इस पर कोर्सेज, उनको आने से रोक दिया गया एकेडमी में, क्योंकि बाहर कोविड-19 का बोर्ड लग गया। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, जो बीइंग एन लाइक बीटेक वाले थे या बीएससी नॉर्मल वाले थे या कंप्यूटर्स वाले थे या बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले थे, इनका थोड़ा सा काम रुका, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं रुका। यही सेम एनडीसी है, देश में कुछ भी नहीं रुकने देगा। अब तसल्ली से आप इसे पढ़ लो, अगर मैंने कोई बात गलत बोली हो तो मुझे बताना। देखो, रिक्वायर्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान सजेस्टिंग मेजर्स देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सोशल इकोनॉमिकल पॉलिसी इफेक्टिव जो नेशन डेवलपमेंट को करे, उन पर ध्यान रखेगा, कंसीडर करेगा, रिव्यू करेगा वर्किंग ऑफ द नेशनल प्लान टाइम टू टाइम, रिकमेंडेशन ऑफ द मेजरमेंट अचीवमेंट ऑफ द एम एंड द टारगेट सी आउट द नेशन प्लान। तो ये सारी चीजें तो धीरे धीरे वही हुई ना कि ऑब्जर्वेशन, मैन मटेरियल, रिसोर्सेज का प्रॉपरली काम किया गया। सेम वे अब ये आता है ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन को भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जो हमें ध्यान रखना है वो बहुत छोटी सी स्लाइटली सी चीजें हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, क्यों देख लीजिए उसका भी रीजन बताता हूं। ह्यूमन राइट कमीशन के लिए जब आप बात कर रहे हैं तो नाम से क्लियर हो रहा है ह्यूमन राइट्स। दैट मीन्स किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट होने वाली कोई भी जाति, इसे ऐसे बोलिए, उसके लिए ये लगेगा, ठीक। उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखेगा, हरासमेंट तो कहीं नहीं हो रहा, मेंटल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल, किसी भी तरह का, उसको पूरी तरह से देखेगा। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है? ह्यूमन राइट कमीशन। चेक कर लेते हैं, पढ़ लीजिए आप तसल्ली से इसको। हर तरीके से ये लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट्स दो विच द ह्यूमन राइट इशू कुड बी एड्रेस इन देयर entirely in a more focused manner to look into the exercises independently for the government's matter would be the underlying governments of the commitment to proper human rights। बेसिकली जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड है वही पूरा मेड बी इन डायरेक्शन, स्ट्रेंथ को देगा, कंप्लीमेंट्स देगा, मतलब जो भी चीज एक ह्यूमन को रिक्वायर्ड है वही यहां पर आएगी। इंपॉर्टेंट आती है इसकी कंपोजिशन, जिससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूं, आए हैं। क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन यहां से लिख रहा हूं जो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। क्या? कमीशन इज द मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है, एक चेयरमैन होगा, 4 मेंबर होंगे। अब कौन कौन होगा वो पढ़ना है। चेयरमैन शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो एक CJI हो सकता है, एंड मेंबर आल्सो सर्विंग और अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ सर्विंग और अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और 2 persons having the knowledge in the particular experience with respect to the human right। 2 कानून के जानकार और 2 ह्यूमन राइट्स के जानकार बंदे इसके पर्टिकुलर कमीशन में होंगे। ये यहां का इंपॉर्टेंट मैटर है। आगे के लिए बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास इस कमीशन में जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था वही यहां पर भी आ जा रहा है। एडिशन टू द फुल टाइम मेंबर्स, कमीशन आल्सो हैज द 4 ex officio मेंबर।
द चेयरमैन ऑफ द नेशनल मिनॉरिटी, SC/ST एंड वीमेन, इनके कमीशन के जो भी चेयरमैन होंगे वो यहां पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की तरह काम करते हैं। आगे के लिए बढ़ जाते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन के लिए बात करते हैं तो चेयरमैन मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ध्यान से देख लीजिए, ये तो लगभग सभी में सेम है, इसमें कहीं कोई नहीं है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 6 मेंबर कमेटी, क्वेश्चन आता है कौन सी कमेटी रिकमेंड करेगी जब प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करेंगे, तो वो 6 मेंबर ये हैं। पहला प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए एज एन हेड, स्पीकर ऑफ लोकसभा होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा होना चाहिए, इसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होने चाहिए इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेंटर होम मिनिस्टर होने चाहिए, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी कंसिस्टेड ऑफ दिस। ये मतलब कहने के लिए ह्यूमन राइट हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, बट ये नहीं पता क्वेश्चन कहां से उठेगा। ये उठेगा ना क्वेश्चन एनडीए में, एनडीए के लिए ये परफेक्टली क्वेश्चन है। इसको कौन रोकेगा? क्वेश्चन को सीधा सीधा पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द व्हाट, जो भी रिकमेंडेशंस देगा ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स के लिए। तो अगर आपको पता है तो आप आंसर कर देंगे, आपको नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे वहां पर। इसी में हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं तो हमारे पास जो अगला आ जाता है वो सिंपलेस्ट आता है, क्या चेयरमैन एंड द मेंबर होल्ड द ऑफिस ऑफ 5 ईयर्स। सबसे पहली बात 5 साल, लेकिन until attain the age of 60 और विच एवर इज अर्लियर। 70 साल हो या 5 साल पहले पूरे कर ले, जो भी पहले पूरे हो जाएं, विच एवर इज अर्लियर। यहां तक की बात कोई दिक्कत है? इसके बाद लिखा है आफ्टर देयर टेन्योर चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हो सकते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट में। इसके बाद आपके पास आ जाता है ह्यूमन राइट कमीशन को ही लेकर, थोड़ा ऊपर कर लें, क्या आ जाता है देखिएगा, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन एनी मेंबर फ्रॉम द ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। ये वो सर्कमस्टेंसेज हैं जिनमें इन्हें हटाया जा सकता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं होगी भाई कोई पागल ही हो जाए, दिवालिया हो जाए, कोई प्रॉपरली वर्किंग ना कर रहा हो, कोई एम्प्लॉइज से ठीक से बात ना कर रहा हो, या कोई किसी ब्राइब केस में फंस जाए, कोई कहीं पर कोई एडजस्टमेंट्स बनाते हुए मिल जाए, तो उन सब कंडीशंस में होगा। और वो ऑलरेडी यहाँ मैंने डिक्लेयर पूरी तरह से मेंशन कर दी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है एक एनडीए में बहुत ज्यादा कि हमारे पास इसकी फंक्शनिंग बेटा आप एक बार देख लीजिए, हैव अ लुक, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बार बार वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कमीशंस में भले ही हो, लेकिन फंक्शनिंग तो ऑलमोस्ट उसके नाम पर ही है कि ह्यूमन राइट्स को बचाना है, ह्यूमन लेवल पर जाना है। ठीक है, चलें क्या थोड़ा सा आगे देखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट काम है, हैव अ लुक अगेन, ये वाला और देख लीजिए, फिर यहां पर आपके राइट्स ये कमीशंस खत्म हो जाएंगे। एक स्लाइड जो मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनाई है, दैट इज, ये वो इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पर आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन नंबर 19 जो एनडीए में फंस सकता है। कैसा? वो सीधा सीधा पूछता है कौन सा कमीशन है, कौन सी बॉडी है और वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कौन सी बॉडी है और वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे वो कभी भी पूछ लेता है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ध्यान से देखो, जो मैं यहां लिख रहा हूं, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट टू इंफॉर्मेशन वाली बात आती है, वही आ रहा है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के अंडर काम करता है। फाइनेंस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जा रहा है। यूपीएससी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में काम करता है। इंटर स्टेट काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करता है। एसएससी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स में काम करता है। नेशनल कमीशन फॉर एससी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में काम करता है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी ट्राइबल अफेयर्स में काम करता है। समझ आई मेरी बात या नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बड़ा खोज के बनाया है कि हाँ ये क्वेश्चन आता है तो ये छूटना नहीं चाहिए मेरे लड़कों का। सीवीसी जो छापा वगैरह मार के पकड़ लेते हैं, विजिलेंस कमीशन पर्सनल्स के अंडर में आता है, जोनल काउंसिल होम अफेयर्स में आता है, सीबीआई पर्सनल्स में आता है, NIA बेसिकली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, होम अफेयर्स में आएगा, लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में आता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। इसके बाद आगे के लिए बढ़ जाएं, सेंट्रल कमीशन फॉर द डिसेबल पर्संस, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के लिए बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल पूरा का पूरा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है। अब समझ लीजिए कि ये वाला चार्ट बहुत जल्दी से मिलता नहीं है, और ये मिल जाता है तो वाकई ये इतना शानदार चार्ट है। ये नहीं कि मैंने ही बनाया, नो, मुझे भी कहीं पर मिला था, बस उसमें मैंने और एंट्रीज ऐड ऑन कर दी हैं, जितने भी थे इंपॉर्टेंट एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको ऐड ऑन करके यहां पर डाल दिया है, ताकि आप में एक भी क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश खत्म हो जाए। आपसे एक भी क्वेश्चन वहां नहीं छूटना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें, पर्सनल्स में आएगा। नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज मिनॉरिटी अफेयर्स में आएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, होम अफेयर्स में आएगा। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा। और आगे के लिए चल देते हैं, तो अब आता है हमारा पॉलिटिकल पार्टी। ये छोटे छोटे से वो टॉपिक जिनको पढ़ा हम पहले चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमने पहले कर लिया है। तो आज हमें ये पता करना है कि नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे है। सिंपल सा ये कंसेप्ट मिल जाए तो फिर ये भी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखना, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी करने के लिए या तो हमें नेशनल पार्टी मिल सकता है या स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी को रजिस्टर्ड पार्टी या रिकॉग्नाइज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है, जब आपको पार्टी कहीं पर भी ये लिखा है, द कंडीशन बीइंग लिस्टेड नेशनल और स्टेट पार्टी आर स्पेसिफिक अंडर द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। इन केस पॉलिटिकल पार्टी लूज the recognition is the national or state party, it will not lose its allotted symbol with immediate effects. They would be given for a period for 6 months, 6 महीने के लिए, कम से कम 6 साल के लिए कम से कम आपको ये टाइम दिया जाता है कि आप अपनी कंडीशंस को इवेल्युएट कर लें, and to evaluate their status, and that period they are free to use their symbol in the elections. जैसे आपका इस बार कॉन्स्टिट्यूएंसी में सपोज कोई कैंडिडेट नहीं आया जीत के, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो आपके पास वो टाइम होता है कि 6 साल में आप अपने यहां पर वो काम करिए ताकि चीजों को आप डेवलप कर पाएं। आगे के लिए बढ़ते हैं इसी में, तो इसी में हमारे पास आ जाता है फॉर रिकॉग्नाइजिंग नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी के लिए हमें क्या चाहिए, अ पार्टी टू सिक्योर्ड एटलीस्ट 6%, 6% तो आपको चाहिए वैलिड वोट्स, जो भी किसी एनी 4 और मोर स्टेट इन अ जनरल इलेक्शन, किसमें चाहिए, 4 और मोर स्टेट्स में। ठीक, आगे लिखा है टू लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। इन एडिशन, इसके साथ एक प्लस का सिंबल बना दो, इट हैज टू विन एटलीस्ट 4 सीट्स, 4 सीट आनी चाहिए आपके पास। कहां से, इन लोकसभा। ठीक, एक सेकेंड रुकिएगा बच्चे, मैं अभी इसको ठीक कर दूं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, in Lok Sabha as well as state assemblies, ये लिखा हुआ भी है इन लोकसभा और एनी स्टेट और स्टेट्स एज वेल। अब अगर यहां पर ध्यान से देखें तो 4 सीट लोकसभा में आए प्लस 6% वोट मिले, 6% वोट मिले 4 या 4 से ज्यादा स्टेट से, अपने आप में एक बड़ी चीज है। और इसका एक ऑल्टरनेटिव भी दिया गया है। ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि ऑल्टरनेटिव समझ में आए। अ पार्टी कैन सिक्योर अ स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी
अगर एटलीस्ट 2% ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 सेपरेट स्टेट्स। दैट मीन्स 3 स्टेट्स से हमारे पास कितने आने चाहिए? 2% सीट्स लिखा था ना, कहां गया? ये रहा, एटलीस्ट 2% सीट्स, 2% सीट्स। अब आप देखिए लोकसभा के अंदर 550 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, 2% लेंगे तो कितना हो गया? मिनिमम 11 सीट्स इनके पास हो या एमपीज इनके पास हो तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता। आगे के लिए बात कर लेता हूं इसी में। तो जैसे ही नेशनल पार्टी के लिए हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आकर खड़ा हो जाता है कि नेशनल पार्टी एग्जैक्टली काम कैसे कर रही है। तो जैसे वो बनती है उसी के अकॉर्डिंग वहां पर कुछ कुछ चीजें हैं। जैसे रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी आती है नॉर्थ ईस्ट से, ये अभी नेशनल पार्टी में रिकॉग्नाइज्ड हुई है। जो हमारे यहाँ 8 नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हैं वो कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, एनसीपी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है और टीएमसी है, इस तरीके से हैं। और फर्स्ट पार्टी ये एनपीपी, ये नॉर्थ ईस्ट से आने वाली फर्स्ट पार्टी बन गई है। क्लियर हुई मेरी बात? क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है स्टेट से रिलेटेड। स्टेट को कैसे मिले? वही कर तरीके स्टेट में होंगे। 6% वही वैलिड वोट्स हो गई, पहली कंडीशन स्टेट के इलेक्शन में। एंड ईदर टू द लोकसभा और स्टेट असेंबली अपार्ट फ्रॉम दिस पार्टी शुड हैव विन एटलीस्ट 2 सीट्स। दैट मीन्स 2 MLA इनके पास होने चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट में जिस स्टेट की स्टेट पार्टी बनना चाहते हैं। अगली बात ऑल्टरनेटिव में आ जाती है। फिर से मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। क्या पॉलिटिकल पार्टी ऑब्टेन एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जो भी उस स्टेट में हो ऑफ द असेंबली, और मिनिमम 3 सीट्स असेंबली विच एवर इज मोर। या तो 3 सीट जीत लें या 3% सीट्स जीत लें, विच एवर इज मोर, जो भी होगा वो स्टेट पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं पर आता है बेनिफिट क्या होता है इनका? कोई बेनिफिट नहीं इसके अलावा कि सब बेवकूफ बनाएंगे अपने सिंबल पे। बेसिकली होगा क्या? बिगेस्ट एडवांटेज जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है टू द रिजर्व सिंबल। अ पार्टी रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी टू बी द रिजर्व सिंबल विद इन द स्टेट। जब हम स्टेट पार्टी के लिए बात कर रहे हैं तो वो अपनी स्टेट के अंदर ही उसको यूज कर सकती है, बाहर नहीं। बशर्ते बाहर यूज करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी, किससे? इलेक्शन कमीशन से। चलें आगे। नेशनल पार्टी पूरे देश में कहीं पर भी अपने सिंबल को यूज कर सकती है, किसी भी तरह से करती है, किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। एंड देयर आर ऑल्सो द अदर एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द पार्टी लाइक सब्सिडाइज्ड लैंड, पार्टी ऑफिसेज, फ्री एयर टाइम एंड बेसिकली यही जो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, जो सरकारी छूट मिलती है नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी को, या वी कैन से देश के पैसे को एक डिफरेंट वे से ठिकाने लगाने का तरीका इन्हें मिल जाता है, जैसी अलॉटमेंट ऑफ पार्टी के सिंबल का हो जाता है। एयर इंडिया पे अपने एड्स दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉल कॉपीज दे सकते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ ड्यूरिंग इलेक्शन ETC, जो भी इनके एडवांटेजेस वो ये सब अवेल्ड करेंगे। आगे लिखा है लूजिंग कैसे हो सकती है? भाई आप कोई भी कंडीशन फुलफिल ना करें पहले इलेक्शन में और अगले इलेक्शन में आप और गंदे तरीके से हार जाएं, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि आप फंस जाएंगे। अब देखो बीएसपी क्यों है आज नेशनल पार्टी? लास्ट ईयर मोदी के अगेंस्ट उन्हें ना सीट मिली एक भी लोकसभा में और ना उनके पास कोई फायदा आया, कोई टेंशन नहीं हुई। लेकिन इस बार का जब इलेक्शन हुआ तो इनका अलायंस बना, अलायंस ने इलेक्शन लड़ा, तो अलायंस के इलेक्शन में हुआ क्या कि समाजवादी की तो जितनी सीट थी उतनी ही रह गई, लेकिन बीएसपी की सीट्स नंबर्स में बढ़ गई। यस और नो? वो अपने आप का नेशनल एजेंडा बचा गए। तो ये सिंपल से कंसेप्ट्स होते हैं जो कि यहां पर दिए गए हैं।
चलें क्या आगे। अगला आता है किसके लिए कितना डिपॉजिट करना होता है। तो कैंडिडेट जो भी आपका डिपॉजिट करता है कितने 25,000 रुपए लोकसभा के लिए और 12,500 रुपए वो राज्यसभा के लिए, एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। लोकसभा में इनके लिए 10,000 है और राज्यसभा में 5,000 है, पहली बात। दूसरी बात, डिपॉजिट रिटर्न हो जाते हैं अगर 1/6 वोट आपको मिला हो। अगर 1/6 आपको मिला है तो आपके डिपॉजिट्स वापस हो जाएंगे। अदरवाइज होगा क्या कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया था वो जब्त हो जाएगा, जिसे जमानत जब्त होना बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं तो तीसरी बात आती है, नॉमिनेशन मस्ट बी सुपरवाइज एटलीस्ट 1 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रोड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द केस ऑफ द कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय अ रजिस्टर्ड पार्टी, और 10 रजिस्टर्ड वोटर्स चाहिए होते हैं उस बंदे को जो कि इंडिपेंडेंटली लड़ रहा होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो कंसर्न नहीं रखता है। उस कंडीशन में 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं। अगली बात आ जाती है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसे बोलते हैं दल बदल ना कर सकें नेता, उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून के अगेंस्ट में था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया है, शेड्यूल 10th में आज है। ठीक, क्या आता है, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट से जो बिलोंग करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, वो डिस्क्वालीफाइड 2 ही कंडीशन पे हो सकता है। पहला, वो पार्टी की विप, जो पार्टी की विप है उसके अगेंस्ट चला जाए। विप का मतलब पार्टी ने कहा फेवर में वोट डालो तो फेवर में डालनी होगी, पार्टी ने कहा अगेंस्ट में वोट डालो तो अगेंस्ट में डालनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पार्टी की मर्जी के अगेंस्ट चले जाएं। और सेकंड जो आता है वो है वॉलंटरी गिव अप, कि अपने आप अपनी मेंबरशिप से उस पॉलिटिकल पार्टी को आप छोड़ दें। इसके बाद जब हम लोग आगे चलते हैं, एन इंडिपेंडेंट मेंबर कैन बी डिस्क्वालीफाइड कब हो सकता है, जब वो इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले। इलेक्शन से पहले आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जब पोलिंग होगा तो कैंडिडेट उस पॉलिटिकल पार्टी के होंगे। लेकिन इलेक्शन हो गया, सपोज बीजेपी कांग्रेस के बंदे हार गए और कोई इंडिपेंडेंट जीत गया और बाद में बीजेपी गए, वो इंडिपेंडेंट हमारा हो गया, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि पब्लिक ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को नकारा था तभी इंडिपेंडेंट को चुना था। यस और नो, और बाद में वो इंडिपेंडेंट धोखा दे दे तो दिक्कत है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट समर्थन दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है, बट किसी पार्टी को इलेक्शन के बाद ज्वाइन नहीं कर सकता। आगे लिखा है, अ नॉमिनेटेड मेंबर कैन बी डिस्क्वालीफाइड ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग। देन आगे के लिए हम थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, वो छोटी छोटी सी चीजें रह रही हैं। नॉट एप्लीकेबल कब नहीं होगा, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर ही कह दें कि अब हम इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, तब ये गड़बड़ नहीं कर सकता। क्लियर हुई मेरी बात? फिर बोल रहा हूं, जब उस पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर ही ये बात बोल दें कि अब हम इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, तो उनकी मेंबरशिप को वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? बड़ा पार्ट आ रहा है क्योंकि। एंड अगला आता है, टू अ पर्सन हुज रेजिग्नेशन ऑफ द पार्टी आफ्टर बिकमिंग अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ही कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, जब उसे वो छोड़ दे रहा है। पहली पॉलिटिकल पार्टी को प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन भेज दिया एंड वो ज्वाइन कर सकता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, उसे कौन रोक देगा? एग्जाम्पल, ज्योति आदित्य राजे सिंधिया, याद करो एमपी में हुआ है ना अभी, तो ये हुआ है, पहले कांग्रेस से रिजाइन फिर बीजेपी को ज्वाइन करा है, वो कर सकते हैं। अगला आता है बहुत छोटा सा टॉपिक, पंचायती राज सिस्टम। आप लोगों का लगभग पढ़ा हुआ होता है, बट क्योंकि लास्ट टॉपिक है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। इंश्योर द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक एट द ग्रास रूट लेवल के लिए बनाया गया। 56 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को अपॉइंट किया गया। अंडर बलवंत राय मेहता एक कमेटी बनी जिसने अपनी रिकमेंडेशन 57 में दी। रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 3 टियर सिस्टम था, जिसमें जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर बनाया गया। इसको पूरी तरह से पावर ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट किया गया एंड इसको वो रिसोर्सेज दिए गए जिससे ये अपने आप को चला सके। जैसे लाइक गांवों में अगर आपने देखा हो, कभी कोई मेला लगता है, नुमाइश लगती है, लाइक कोई
क्या बोलते हैं, वीकली मार्केट्स लगते हैं, पैंठ टाइप कुछ बोलते हैं शायद उनको लड़के, तो वो जो लगते हैं उनके समय पर जो वहां दुकानदार आके बैठते हैं उनसे उस जगह पर पंचायती राज के अंडर में एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, व्हाटसोएवर जो भी डिसाइडेड होता है वहां, एंड वो कलेक्ट किया जाता है बाय पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वहां से आता है। अब क्वेश्चन आता है ये आया क्यों, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सेंटर से लेकर स्टेट तक और स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से लेकर पूरा गांवों तक लाने के लिए यह सिस्टम बनाया गया। 3 टियर सिस्टम को सबसे पहले पंचायती राज में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लगाकर देखा गया था, पायलट प्रोजेक्ट था अक्टूबर 2 1959 में। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसको फॉलो किया, बिहार ने, गुजरात ने, हिमाचल ने, महाराष्ट्र ने, पंजाब ने, तमिलनाडु ने, यूपी ने, वेस्ट बंगाल ने, और आज हर स्टेट ने अपने हिसाब से इसे मॉडिफाइड भी कर रखा है। तो मैं ये बोलूं कि मॉडिफाइड क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्वेश्चन स्ट्रेट आएगा, सिंपल आएगा। देखिए जैसे 3 टियर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 प्रोसेस हैं। सबसे छोटी यूनिट है विलेज। विलेज के अंदर इन्होंने कहा जो गांव के बंदे हैं वही रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनमें से 5 से 31 बंदों का ग्रुप होगा। सीट रिजर्व रखी जाएंगी SC ST के लिए, लेकिन जो ये वीमेंस के लिए था ये पहली बार कहीं रिजर्वेशन दिया गया था। फर्स्ट टाइम फीमेल्स को रिजर्वेशन पंचायती राज सिस्टम में ही मिला था, चोल्स से लिया गया है। चेयरमैन को यहां पर नाम दिया गया था सरपंच। चेयरमैन को क्या नाम दिया गया था, सरपंच। आगे के लिए बढ़ते हैं तो अगला आता है विलेज पंचायत। इसी में अगली पार्ट क्या कि पंचायत अकाउंटेबल होती है सारे एक्शन जो भी गांवों में हो रखे हैं एज एन जनरल बॉडी। इसके अलावा ग्राम सभा जो कंसिस्ट करती है ऑल अडल्ट, जितने भी वहां पर कितना ओवर 18 ईयर्स होंगे उनको ये अपने अंदर रखते हैं, उनसे सजेशंस लिए जाते हैं जूरी सेक्शन में। एंड एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ओवर द वर्किंग ऑफ द पंचायती, ले डाउन नेसेसरी गाइडलाइन ऑफ इट्स वर्किंग। पूरी तरह से उनकी गाइडलाइंस बना दी जाती हैं। अगली कहानी आती है ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक लेवल पर क्या होता है, ब्लॉक लेवल पर 20 से 60 गांवों का एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें कि उनकी एक पंचायत समिति बनती है। हर मेंबर को इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स अपने में से चुनते हैं विलेज पंचायत, एंड जो चेयरमैन होता है पंचायत समिति का उसको प्रधान कहते हैं। बट ये नाम वेरी कर सकता है, ये मैं वो बता रहा हूं जो बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया था, मैं वो बिल्कुल नहीं बता रहा जो आपके यहां आज चलता है। क्लियर हुई मेरी बात। अगला आता है जिला परिषद, टॉप होता है लेवल पर, 3 टियर स्ट्रक्चर है। इलेक्टेड अ पर्सन इट्स मेंबर अमंग एज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पहले ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए बात की गई थी, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष नाम से एक पोस्ट यहां पर होती है और वो पूरा इसका सुपरविजन करते हैं। आगे के लिए बात करता हूं तो इसी में एक अमेंडमेंट हुआ लेटर ऑन जिसे 2 टियर स्ट्रक्चर या अशोक मेहता कमेटी कहते हैं। दिसंबर 1977 जनता गवर्नमेंट थी, यहां पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट 78 में सबमिट करी जिसमें इन्होंने 3 टियर को 2 टियर से कन्वर्ट किया और बेसिकली विलेज जो थे उनको कंप्राइज पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 के बीच में करा और जिला परिषद को टॉप पर रखा। इसका मतलब अगर बात करें तो ब्लॉक लेवल को इन्होंने बीच में से हटा दिया था। रिड्यूस किया गया डिपेंडेंस ऑन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, गिव देम पावर टू कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस लाइक प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड ETC इन देयर एरिया। जो मैंने अभी बताया था कि छोटे छोटे मार्केट्स लगते हैं, चीजें होती हैं, उनमें तह बाजारी शुल्क वो लोग कलेक्ट करते हैं। आगे के लिए बात करते हैं, एक सेकंड रुकिए, ये तो वही आ गया बेटा दोबारा से, इसका मतलब एक स्लाइड रिपीट हो गई। चलिए कोई बात नहीं, इसमें बात कर लेते हैं। तो ये दिसंबर में आ जाता है, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एट विलेज लेवल इट सेट। क्या सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन देयर डायरेक्ट इलेक्शन विद द रिवर्सल एज वेल, रिजर्वेशन एज वेल। 5 साल का टर्म होगा, डिसॉल्व अर्लियर किया जा सकता है, 6 महीने में दोबारा इलेक्शन होंगे। एंड ऑथराइज टू मेक लॉ कंसर्न इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए गांव में बना सकते हैं। क्वेश्चन NDA में आया हुआ है कितनी पावर्स इनके पास होती हैं,
एनडीए का क्वेश्चन नंबर आज का 20। इनके पास 29 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इनकी अपनी स्पेशल पावर्स होती हैं, जिनको ये कभी भी यूज कर सकते हैं। आगे लास्ट आज का, आज ये पॉलिटी हम लोगों का खत्म होता है। अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज हमारा एनडीए के हिसाब से एंड हो जाता है, ओनली फॉर एनडीए के लिए बात कर रहा हूं। एंड अब हम लोग एक नई सीरीज के साथ आप लोगों के साथ आएंगे एंड धीरे 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 काम को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।